संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपी हुए बरी। भाई रुबाबुद्दीन हाईकोर्ट में कर सकता है अपील। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल प्रबंधन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। बच्चों और परिजनों के हंगामे के बाद निकाले गए प्रिंसिपल को वापस बुलाया। सगी मामी की हत्यारन भांजी को आजीवन कारावास। पैसा नहीं देने पर ईयरफोन के तार से गला घोट कर दी थी हत्या। और भिंडर के सेवा भावी कंपाउंडर चौबीसा की निःशुल्क चिकित्सा सेवा ने बनाई अलग ही पहचान। जहां जाते हैं वहां नशा मुक्ति और कन्या भ्रूण के खिलाफ भरवाते हैं संकल्प पत्र। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े फैसले की। 7.5 साल की जेल, न्याय का इंतजार करते पूरे हुए 13 साल। इंसाफ मांगते खाकी के जवान और मुंबई की कोर्ट में हुए फैसले के बाद 22 आरोपियों के चेहरों पर दिखी खुशी की चमक। जी हां, शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों पर हमेशा ताजा रहेगा, जब सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर केस में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज एसडी शर्मा ने अपना अंतिम फैसला दे दिया और सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ ही राजस्थान पुलिस टीम के इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, एएसआई हिमांशु सिंह, श्याम सिंह, एएसआई नारायण सिंह, कांस्टेबल युद्धवीर और करतार सिंह भी हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन 22 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जो आरोप लगाए गए थे वो कोर्ट में साबित नहीं हो सके। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों से साबित नहीं हो सका कि मेरे सामने जो 22 आरोपी हैं वे इस बड़ी षड्यंत्र में शामिल थे। सभी साक्ष्यों को देखते हुए इन सभी 22 को बरी किया जाता है। वहीं इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने सभी 22 आरोपियों की ओर से कहा कि सोहराबुद्दीन तुलसी केस बेगुनाह होते हुए भी हम पिछले 13 साल से न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि 7 साल 5 महीने 26 दिन गुजरात के साबरमती जेल और महाराष्ट्र के तलोजा जेल में भी काटे हैं। हमारे देश की एजेंसियों का किस हद तक आपराधिक दुरुपयोग हो रहा है, यह केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें हमें सबक लेना चाहिए, जिसमें शुरू से ही हर एजेंसी ने न तो देश हित में काम किया, न ही न्याय हित में काम किया, बल्कि अपने एजेंडे के अनुसार काम किया। हम सभी न्यायालय के आभारी हैं जिन्होंने हमारे पक्ष को भी सुना और न्याय हित में यह फैसला दिया। वहीं सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने कहा कि हम हाई कोर्ट अपील के लिए जाएंगे अगर सुनवाई निष्पक्ष हुई तो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर एक समूह मिलकर कुछ करना चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस पूरी हिम्मत के साथ काम करें तो मंजिल आपको मिल ही जाती है। ऐसा ही देखने को मिला शहर के सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में, जहां बिना किसी वजह से प्रबंधन ने प्रिंसिपल को निकाल दिया, लेकिन बच्चों और परिजनों के हंगामे के बाद आखिरकार प्रबंधन को मजबूर होना पड़ा और वही हुआ जो एकता की ताकत कर सकती है। सारा का सारा फैसला प्रबंधन ने प्रिंसिपल पर छोड़ा है। आइए शुक्रवार सुबह स्कूल में शिक्षा की जगह हुए बवाल से आपको भी रूबरू करवाते हैं। आपने अब तक स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की खबरें जरूर पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद उन्हें फिर से लाने की बात नहीं सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया सोफिट रोड स्थित सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में, जहां शुक्रवार की सुबह कुछ अच्छी नहीं रही। स्कूल के सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स इकट्ठा हो गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल गर्माता देख सुखेर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स का कहना था कि स्कूल के फादर और मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल जॉर्ज ए थॉमस पर दबाव बनाया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जबकि प्रिंसिपल जॉर्ज ए थॉमस का हर बच्चे से अटैचमेंट था और उनके रहते कभी भी कोई परेशानी नहीं आती थी। उनके बाद स्कूल में व्यवस्था गड़बड़ा गई। अब तो बच्चों को पानी पीने भी नहीं जाने दिया जाता है। यही नहीं, बच्चों को काफी देर तक शौचालय भी नहीं जाने दिया जाता है। अगर पेरेंट्स किसी कारण लंच बॉक्स लेट लेकर आते हैं तो उन्हें भी मना कर दिया जाता है। कई बार बच्चे स्कूल लेट पहुंचते हैं तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। सुनिए क्या कहना है बच्चों और उनके परिजनों का। समर्थन करिएगा। फिर ये बात अगर मैनेजमेंट हमारी मानता है तो हम चुप यहाँ बैठेंगे, मैनेजमेंट अगर नहीं मानता है तो हम आंदोलन करेंगे। मेरी 3-4 बातें। सबसे पहली कंडीशन ये है कि थॉमस सर जो प्रिंसिपल सर हैं उनको मैनेजमेंट वापस लाएगा। आज हम सब लोग
सारे पेरेंट्स इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ के पुराने जो प्रिंसिपल सर हैं, थॉमस सर, उनको यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी ने और फादर ने जो अभी अभी आए हैं, उन्होंने यहाँ से निकाल दिया है। निकाल क्या दिया? जबरदस्ती उनसे रेजिग्नेशन ले लिया है। जब हमें सारी बात पता की तो पता चला कि उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि वो बच्चों के फेवर में, बच्चों के हक में काम करते थे। और एक ऐसा शख्सियत है वो जो हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को पर्सनली टच करते हैं, जानते हैं। मैंने उन्हें बहुत बार सड़क पे बच्चों को गाइड करते हुए देखा, बच्चों को समझाते हुए देखा, डिप्रेस्ड बच्चों को भी समझाते हुए देखा। ऐसे शख्स प्रिंसिपलशिप अदा नहीं कर रहे, वो मानवीयता के साथ है, इंसान है वो। तो हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इनकी डिक्टेटरशिप को खत्म कर उन्हीं प्रिंसिपल सर को वापस लाया जाए, क्योंकि हमारे अपने बच्चों को हमने 6-7 घंटे उन्हीं के भरोसे छोड़ रखा है। हम सब नौकरी पेशा लोग हैं और हमारे बच्चे जब उनके साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि वो भी एक पेरेंट्स के पास ही है। तो हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सब साथ हैं और आज ये इसका सॉल्यूशन हम निकाल के रहेंगे कि प्रिंसिपल सर वापस लाएं और ऐसे फादर को हटा दिया जाए जो अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। एक माफी की बात आई थी, वो माफी कैसी? जी सर, जब से मैंने सुना कि प्रिंसिपल सर को निकाल रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे बच्चे घर आके रोए हैं। मैंने काफी सारे पेरेंट्स से, बच्चों से बात की तो बच्चे सब यही कह रहे हैं हम अपने सर को चाहते हैं। मैं आज सवेरे 9 बजे से यही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं पेरेंट्स को इकट्ठा कर सकूं और उन सर के फेवर में बात कर सकूं। सारे पेरेंट्स को जब मैं बात करने फादर के पास पहुंची तो फादर ने हम लोगों को बिठाया नहीं, बुलाया नहीं, बाहर आके बोले आप कौन होती है मैडम बात करने वाली। सर मैंने कहा मैं पेरेंट्स हूं और पेरेंट्स और बच्चों के दम पे ये स्कूल है। बहुत बदतमीजी बदले आप यहाँ से चले जाइए, आप वाइस प्रिंसिपल सर से बात करिए। ऐसे फादर ने बोला है। ऐसे फादर बच्चों के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इवन पानी नहीं पीने देते उन्हें टॉयलेट नहीं जाने देते हैं। तो ये तो बच्चों के साथ अन्याय है। जब मैंने उनसे पूछा सर ऐसा क्यों, बोले आप वाइस प्रिंसिपल सर से बात करिए। आप कौन होती है मुझसे बात करने वाली? बस वही ना कि बच्चों को ना तो टॉयलेट जाने देते हैं, ना पानी पीने देते हैं। और थॉमस चर चाहिए हमको, बस मेन तो थॉमस चर ही चाहिए। वो आएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप। वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे। बच्चों की हर प्रॉब्लम, एक छोटी सी भी गलती होती ना तो बच्चों को पर्सनली मतलब वो हैंडल कर लेते थे। पेरेंट्स तक तो बात आती ही नहीं थी और वही सबसे अच्छे। और वो आएंगे तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगी, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर इस बार जो फादर चेंज हुए हैं वो फादर बहुत स्ट्रिक्ट है। बच्चों पर इतना रूल्स लगा रखा है कि बच्चे टाइम से अगर 2 मिनट भी स्कूल से लेट हो गए तो गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ता है बच्चों को। दूसरी बात, बच्चे को अगर वाटर पीना होता है तो भी बोतल नहीं लेने देते हैं उनको, और टॉयलेट जाना होता है तो भी बच्चों को नहीं जाने देते हैं। बच्चे को टॉयलेट अगर आएगा तो वो जाएंगे कहाँ पे? फिर क्या बच्चे टॉयलेट नहीं करेंगे क्या? और दूसरी बात, हर साल इनकी बुक्स चेंज होती रहती है बच्चों की। पेरेंट्स कितना खर्चा करेगा हर चीज पे? भाई बच्चों पे हर चीज मतलब कैसे रखेंगे अपन इस बच्चों को? अभी प्रिंसिपल का हमको पता नहीं है वो कहाँ है, बट अभी इनको है ना बाहर यहाँ निकाला गया है। यूँ कहते हैं कि उनको निकाल दिया गया है। और फीसेस भी बहुत ज्यादा है, हर वक्त बच्चों पे फीस लगती है। इतना फीस पेरेंट्स कहाँ से देंगे बच्चों को? मतलब ये स्कूल बहुत है, उनको है ना। हाँ, जब बच्चों ने स्टे लगाया तो पुलिस ने है ना यहाँ लाठी चार्ज करवाया बच्चों। क्यों? बच्चे नहीं बोल सकते क्या? बच्चे ही तो पढ़ने आ रहे हैं स्कूल में, और कौन पढ़ रहा है? और हर चीज का मतलब देख रहा है, लाठी चार्ज चल रहा है ना, बच्चों की सुनी जाती है। यहाँ पे बच्चे कुछ बोलते हैं। मतलब आप इस बार जो एग्जाम हुए ना उनमें बच्चों को छुट्टी तक नहीं दी। हर एक बच्चा 4 बजे स्कूल आता है। बच्चे का स्कूल, हर घर कितना दूर है बच्चों का, और बच्चे 4 बजे स्कूल। मेरी बेटी 4 बजे स्कूल से घर आई, उसके बाद है ना बच्चे कल क्या एग्जाम कौन सा देंगे? आज इंग्लिश का है तो कल ईवीएस का है, तो बच्ची पढ़ेगी तो कैसे पढ़ेगी? इतनी थक जाती। इतना पैसे क्या अपने बच्चे को दे सकते क्या, फर्स्ट क्लास के बच्चे को? सर मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं और हमारे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो बुक्स मिलती है वो ओनली फॉर 3 दुकानों पे ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या वो भी 1 दिन या 2 दिन, फिर उसके बाद नहीं मिले तो आप भटकते फिरो। मतलब बच्चा बुक्स के बगैर इधर उधर घूमे तो कोई इनको तकलीफ नहीं। दूसरी बात ये सबसे मेन मुद्दे की बात, ये बच्चा बाथरूम करने जाए तो भी नहीं जा सकता। 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे तक बच्चा बिना बाथरूम के कैसे रुक सकता है? और गर्ल्स हो तो वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद बच्चा यदि भी लेट हो गया तो वो स्कूल के गेट के बाहर, सपोज 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा गेट के बाहर खड़ा रहा, बच्चा गुम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? तीसरा, थॉमस सर यहाँ का जो पहले प्रिंसिपल था
थॉमस सर वो इतना बढ़िया बंदा था कि उसको उस बच्चे के माँ बाप का नाम, बच्चे का नाम, बच्चा कमजोर है, बच्चा पुअर है या नहीं है, या उसको कैसे उसको डेवलप करना, वो सारी चीजें उस बंदे के अंदर मौजूद थी वो, और हर पेरेंट्स को अच्छे से जानता था। उस आदमी के ऊपर इन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि उस आदमी को स्कूल से इस्तीफा रिजाइन देके ही जाना पड़ा। इन्होंने मतलब इन्होंने दिलवाया जबरदस्ती ऊपर प्रेशर करके, और बच्चों ने इसका विरोध किया तो इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, जो कि राजस्थान पत्रिका में आज से 4-5 दिन पहले आ चुका है। संडे के अखबार के अंदर था, जो कि आप खुद भी देख चुके होंगे। हमारी मांग यही है कि फादर रिजाइन करें, थॉमस और रिटर्न आए। और अब मेरा बेटा जो है वो सेंट ग्रेगोरियस में पढ़ता है। हम सब पेरेंट्स यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कुछ महीनों, लास्ट कुछ जो महीने हैं उन महीनों से ये हो रहा है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं, जॉर्ज सर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। पहले उनको एक टाइम पीरियड सर्व करना था 3 महीने का, उसके बाद 3 महीने भी सर्व नहीं किया उन्होंने, और उसके बाद वो मिड सेशन के अंदर ही चले गए। फादर ने यहाँ पे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रखी है कि 5 पीरियड तक बच्चों को टॉयलेट नहीं जाने देते हैं। फिर बच्चों की सारी जो बॉटल्स है वो पानी की बाहर रखवाते हैं, बच्चों को पानी नहीं पीने देते हैं। अगर बच्चा टिफिन भूल गया है, पेरेंट आके यहाँ पे टिफिन देने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को, पेरेंट्स को अंदर नहीं आने देते हैं। यहाँ पे टिफिन नहीं बच्चों को अलाउ करते हैं। पेरेंट्स को जवाब मिलता है, हु आर यू, आप होते कौन है? फादर अंदर बैठे रहते हैं, फादर बाहर निकल के आके किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। आज ये फादर जो बाहर निकल के आए, ये सिर्फ इसलिए निकल के आए कि पेरेंट्स सारे आज यूनाइटेड है, यहाँ पे इकट्ठे हैं। सीबीएसई हमारे को राइट देता है, हमारे बच्चों को ये राइट देता है कि बच्चों को आप स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दीजिए। ये डिसिप्लिन के नाम पे इतना बच्चों के अंदर स्ट्रेस इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि बच्चा स्ट्रेस में बैठा रहेगा तो पढ़ेगा कब? मैडम आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, इस तरह से निकालने देने का ये करते हैं कि बाहर नहीं बैठ सकते, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी रुकता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी रुकता है। डॉक्टर ने बताया कि किस तरह की परीक्षा भाई आपका कंप्लीट जो फोकस है वो तो आपका सारा यूरिनरी जो आपका सिस्टम है उसी के अंदर आपका इन्वॉल्व है। जब आपका माइंड ही उसके अंदर लगा हुआ है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई करेगा? भाई यू नीड टू यूरिनेट। आपको 4 आवर्स तो मैक्सिमम हम लोग कहते हैं कि 4 आवर्स तक ही आप अपना वो रोकिए, उससे ज्यादा तो हम सजेस्ट भी नहीं करते। आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, गर्ल्स की अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती है। गर्ल्स को बहुत बार इट इज नीडेड कि गर्ल्स को जाना ही है तो उनको जाना ही है, आप बच्चों को नहीं रोक सकते। सीबीएसई आपको परमिशन नहीं देता। हम ह्यूमन बीइंग भी नेचर, ये तो नेचर है। अब ये फादर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो और अभी हमको यहाँ पे कहते हैं कि हम सब अलाउ करते, जबकि हमारा बच्चा, एक बच्चा 2 बच्चा अगर ऐसा होता तो इतना पूरा जितना आज इकट्ठा हुआ है वो इकट्ठा नहीं होता। अगर सब इकट्ठे हैं इसका मतलब ये है कि ये लोग हम लोगों से झूठ बोलते हैं और मैनेजमेंट बिल्कुल अड़ावा है कि वो ये हमारी मांग, हमारी जितनी भी जायज मांग है ये हमारी, हम एक नॉर्मल हम इस पेरेंट मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए। स्कूल प्रशासन ने जिस तरह से फादर प्रिंसिपल के ऊपर दबाव डाल के उनको बाहर निकाला है वो जबरदस्ती से निकाला गया है। इस पर हमने पहले भी, स्कूल के छात्रों ने पहले भी स्कूल गेट पर प्रोटेस्ट किया था, तो स्कूल वालों ने पुलिस वालों को बुला पर बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जो उनका हक नहीं है। बिना मतलब नाबालिगों पर लाठीचार्ज हुआ गया है। उसके बाद आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जब सारे पेरेंट्स इकट्ठे होकर फादर से इस्तीफा मांग रहे हैं तो फादर और स्कूल मैनेजमेंट उनसे पूछता है कि आप कौन होते हो हमसे इस्तीफा मांगने वाले। और स्कूल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने छात्र हितों का जो है खंडन कर रखा है और हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी करने को तैयार नहीं है। अभी भी ऊपर ऑडिटोरियम में सारे पेरेंट्स इकट्ठे हैं और फादर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल सर को जिस तरह से दबाव डालकर उनसे इस्तीफा लिया गया है वो नहीं लेने दे रहे। और जब तक हम खड़े रहेंगे, जब तक हमारे प्रिंसिपल सर वापस नहीं आते और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये बताओ मुझे कि ऐसा क्या कारण रहा कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया और फादर को मैं इन सारे छात्रों की आवाज बनकर आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फादर ने प्रिंसिपल सर को इतना दबाव डाला, इतना फोर्स किया, तब जाके उन्होंने यहाँ से रिजाइन किया है। और ऐसा प्रिंसिपल न पूरे देश को, पूरी दुनिया को ऐसा प्रिंसिपल नहीं मिल सकता जो हमको मिला था, और हमको हमारा प्रिंसिपल सर वापस चाहिए। और जब तक वो नहीं मिलेंगे हमको, हम यहाँ इसी तरह खड़े रहेंगे, इसी तरह नारेबाजी करेंगे, इसी तरह आंदोलन करेंगे। दबाव डाल कि उनकी बहुत तबीयत खराब होने लग गई, वो बहुत बीमार रहने लगे। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया
कि मैं स्कूल छोड़ूंगा। सारे टीचर्स उनको बहुत समझाए पर वो नहीं समझे। फादर पे बहुत फोर्स कर रहे थे कि तुम निकल जाओ, जबरदस्ती सारे स्कूल का ट्रस्ट उन पर फोर्स कर रहा था, निकलना पड़ेगा। फिर सर ने आखिरकार एनुअल फंक्शन के होने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो इस बार निकलेंगे ही निकलेंगे। और हम जब लेट होते हैं हमको स्कूल के अंदर लेने देते हैं और हमें बाहर ही निकाल देते रहते हैं। ये कौन सा रूल होता है? और हमको ना तो यहाँ पानी पीने के लिए भेजा जाता है और पिकनिक के लिए ले जाया जाता है, ना टूर्नामेंट के लिए ले जाया जाता है। पता नहीं इसका अत्याचार क्यों कर रहे हैं हम सब पे। प्रिंसिपल और फादर के बीच में कोई झगड़ा हुआ या आप लोगों की वजह से प्रिंसिपल फादर ने प्रिंसिपल सर को बहुत प्रेशर डाला कि मतलब उनको निकालना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अपना वो कुछ रूल जमाए। प्रिंसिपल सर वो चाहते थे कि निकल जाए और पूरा अपना रूल जमाना चाहते थे और प्रिंसिपल सर को निकालना चाहते थे। आंदोलन आपका जारी रहेगा अगर जब तक प्रिंसिपल सर आज तक हमको यहाँ नहीं दिखेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अगर प्यास लगती तो पानी नहीं पीने देते और जब वॉशरूम आते वॉशरूम भी नहीं करने देते। अगर 2 मिनट से लेट हो गए तो अंदर नहीं आने देते। तो देखा आपने, सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में शुक्रवार को पढ़ाई नहीं हुई। बच्चों और परिजनों ने अपने हितों की लड़ाई ऐसी लड़ी कि कर्ता धर्ताओं को ही झुकना पड़ा। माहौल को बढ़ता देख फादर जैकब मैथ्यू ने पेरेंट्स के साथ आपात बैठक की। इससे पूर्व सभी फादर को भी हटाने की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी नरेश डांगी भी मौके पर पहुंच गए। काफी देर तक चली वार्ता के बाद प्रिंसिपल को फिर से ज्वाइन करने की जिद पर आखिरकार मुहर लग ही गई। लेकिन फादर ने इससे पूर्व मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। तो कुछ नहीं हो सकता इधर। ये बच्चे को पानी पीने के लिए देता है, टॉयलेट देता है, लेट कमेंट्स आएगा तो इसको एंट्री देता है, सभी देता है। अभी हमारा एक प्रिंसिपल था, ये रिसाइन करके चला गया है। इसको रिसिग्नेशन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया मत कर दो, फिर भी ये खुद रिसाइन करके चला गया है। ये प्रिंसिपल को वापस चाहिए ऐसा बोल के बच्चा लोग ये हंगामा करता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि लंच भी नहीं करने दे रहे हैं। अगर लेट आता है तो कोई बच्चे को लंच बॉक्स देने नहीं देते। क्या अवर्स ही नहीं है, लंच अवर्स नहीं सही है सर, वो सही हो बात। सभी बच्चा टिफिन बॉक्स लाता है। अगर कई पेरेंट्स लेट में आएगा तो गेट पे चौकीदार को देता है। चौकीदार अगर क्लासरूम में इसको बच्चे को देता है। नहीं देता है, गलत बात है, गलत। आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आंदोलन चल रहा है, पिछले 15 दिन से चल रहा है। अबे आज तक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम इधर नहीं था। आज सुबह क्या है, इधर पीटीए मीटिंग था, इसमें 2-3 पेरेंट्स ने सभी को बुला के ऐसा किया है। आज तक बच्चे का कुछ प्रॉब्लम इधर नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आए। रस्टिकेट मीन्स इंटरव्यू लेके जाएंगे। नहीं किसी बच्चे कौन बोला? आप बना को इंटरव्यू लीजिए। क्या सुनो, मैं स्कूल बराबर चलने के लिए हमने प्रिंसिपल को रखा है। इनके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, इनके नीचे टीचर्स है, सभी लोग हैं। हमारा काम तो मैनेजमेंट का। प्लीज let me talk. We are not involving in the educational activities of the school. अच्छा, मुझे एक मिनट आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर इस तरह का विवाद हुआ था क्योंकि आपने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था पुलिस से। किधर? शनिवार की बात है, बच्चों में लाठीचार्ज हुआ था आपकी तरफ से। स्कूल के बिल्कुल झूठ बोलता है, झूठ। सारे बच्चे अगर झूठ बोलता है। हमको क्या है, हमको एक न्यूज सुना है, कुछ सोशल एंटी सोशल आदमी क्या है स्कूल के लिए तूफान करने लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बिल्कुल पुलिस एक आखिरी प्रश्न, आपके स्कूल के अंदर क्या जो भी स्टाफ होता है वो क्या दारू पी के अंदर आता है क्या? ये पीने का बाहर कई लोग हैं यहाँ बाहर। क्या नाम बताओ ना, हम लाएंगे उन्हें बाहर नीचे। कौन आता है? वीडियो है हमारे पास, बोलते हुए उनका। बोले हम
आप क्या रिजाइन करेंगे क्या? मेन तो स्कूल का कोई नहीं है। सुनो, मेन तो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। मेन तो रिसीव करने का क्या जरूरी है? ये मैनेजर है, स्कूल का अपार्टमेंट नहीं है। मैं अपॉइंटमेंट नहीं है। करीब इस माह पूर्व पैसों के लालच में अपनी सगी मामी की निर्मम हत्या करने वाली भांजी को अब पूरी जिंदगी सीखचों के पीछे ही रहना पड़ेगा। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने मामी की दिन दहाड़े हत्या करने वाली भांजी रेखा गाछा को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 का जुर्माना तथा धारा 397 के तहत 7 साल कारावास व 5,000 की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि फरवरी 2018 में सलूम्बर के कलालबाड़ी में राजू देवी की निर्मम हत्या उसी की भांजी रेखा ने ईयरफोन के तार से कर दी थी। घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर भांजी को गिरफ्तार भी कर लिया था। आरोपी भांजी ने लूट की नियत से हत्या की वारदात करना कबूल किया। रेखा ने पूछताछ में बताया था कि वह उसकी मामी राजू देवी से 50,000 रुपए उधार लेने गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार करने पर कहासुनी होने से मामी राजू देवी का ईयरफोन से गला दबा दिया। उसके पश्चात सिर के बाल पकड़कर मुंह के बल फर्श पर तब तक पटकती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। जहां की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की हमारे सहयोगी सुरेश टेलर ने और मृतका के बेटे से जानी उस दिन की पूरी हकीकत। मैं यहाँ से करीब सुबह 9 बजे मेरे घर से निकला। पापा भी सुबह 6:30 बजे उदयपुर चले गए। मैं भी हॉस्पिटल आ गया। फिर यहाँ से छुट्टी होने के बाद मैं 2:30 बजे घर पे गया। तभी देखा मेन डोर खुला था। मैं ऊपर गया, मेरे रूम का दरवाज़ा बंद था। बाहर से मैंने खिड़की को दरवाज़ा खोला से देखा तो मेरी माँ आधे में पड़ी हुई है और फर्श पे खून ही खून है। सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी मर चुकी है, उनके गले में एयरफोन लपेटा हुआ था। इसके बाद मैं चिल्लाया। इसके बाद में पूरे मोहल्ले वाले सब आ गए। उसके बाद में पुलिस को भी इत्तला की। उसके बाद पुलिस के द्वारा सब कार्रवाई की गई। मेरे द्वारा सब पुलिस को बता के कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ। आपको बता रहे हैं सलूम्बर में जो 8 पूर्व एक भांजी ने एक मामी की हत्या की थी। हम आज सीधे उसी रूम में आए हैं जहां भांजी ने एक मामी को अकेली पाकर पैसों की लालच में हत्या की थी। वो यह घटना स्थल है जहां पर एसएफएच की टीम ने जांच कर आज की तारीख में उनको भांजी को आजीवन कारावास घोषित किया है। यहीं पर खून बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। जिस तरीके से उनके बाल पकड़कर जमीन पर पटक उनकी हत्या की गई थी। आइए आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिन्होंने पिछले 15 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में न सिर्फ अपनी अमिट छाप छोड़ी है, बल्कि वह जहां भी जाते हैं वहां का बच्चा बच्चा उन्हें भूल नहीं सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं राज्य के गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा से केंद्र भिंडर में कार्यरत पंकज कुमार चौबिसा की, जो विगत 15 वर्षों से भिंडर और आसपास के क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। आज के दौर में जहां पैसों के बिना कोई काम नहीं होता है, वहां पंकज कुमार चौबिसा मरीजों के घर जाकर इंजेक्शन और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। यहां की तक कि इसी कार्य के लिए घर पर जाने पर मरीज के घर का पानी भी नहीं पीते। पंकज कुमार चौबिसा ने 2003 में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। उसके बाद से ही श्री चौबिसा इसी सेवा में लगे हैं। वहीं चौबिसा जी जहां भी जाते हैं वहां पर कन्या भ्रूण हत्या और नशा मुक्ति का संकल्प दिलवाने के साथ ही बार बार जाकर देखते भी हैं कि यहाँ के लोग वाकई में संकल्पबद्ध हैं कि नहीं। माता पिता और गुरु का वंदन करते थे, तो हम सबको माता पिता गुरु और बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना है। इसी से हम आगे पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भारत विकास परिषद शाखा भिंडर और पूरे प्रांत द्वारा माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है। उस अभिनंदन पत्र वाचन के लिए मैं शिक्षाविद श्रीमान और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहे के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और विकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला।
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 8890669683। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका।
एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में शुक्रवार को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 33वीं इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश और दुनिया भर के नामी इंजीनियर्स ने भाग लिया। इस इंजीनियरिंग कांग्रेस में देश और दुनिया भर के नामी इंजीनियर्स अभियांत्रिकी कांग्रेस में इंजीनियरिंग के विविध आयामों, नवोन्मेषों तथा दशा और दिशाओं पर चिंतन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाली इस कांग्रेस में एक नए विजन से डॉक्यूमेंट तैयार कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी, ताकि नीति निर्माण में उसका उपयोग किया जा सके। 33वीं इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु के CMD आर माधवन है। इस मौके पर माधवन ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की वकालत की। साथ ही कहा कि इसके लिए हमें मौलिक रिसर्च पर ध्यान देना होगा। इस अवसर पर 15 उद्योगों को इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किए गए। इसके अलावा नेशनल डिजाइन अवार्ड, सेफ्टी अवार्ड, क्वालिटी अवार्ड भी प्रदान किए गए। इस उद्घाटन सत्र के बाद पहले 2 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 115 शोध पत्रों का वाचन किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद आर माधवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस कांग्रेस से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को लाभ हो, साथ ही जो नए लोग आएंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा मीडिया कर्मियों ने आर माधवन से रफाल को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि HL पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन तब स्पीड को लेकर जो बात चल रही थी उस समय 126 एयरक्राफ्ट बनाने की बात थी। बाद में 36 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को लेकर बात सामने आई। तब संख्या कम होने से यहां पर जल्दी बनाना संभव नहीं था और HL उसमें नहीं था। ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पिछले कितने 98 साल से ये इंजीनियरिंग एजुकेशन में और इंजीनियर्स को बढ़ावा देने में आगे रहा है। ये 33rd इनोवेशन का ये कॉन्फ्रेंस है अभी, और आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसका ये एडवांटेज रहेगा कि सारे इंजीनियर्स आपस में कंसल्ट कर सकते हैं और ये भी सीख सकते हैं कि आगे क्या हो रहा है दुनिया में, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आप देश के बहुत बड़े संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। देश में किस तरह की स्थितियां देखते हैं, खासकर इंजीनियरिंग के सेक्टर में, चूंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, बड़ी एक फौज जो है बेरोजगारों की एक तरीके से वही तैयार होगी, तो कैसे उनको स्किल करें, क्या ऐसा इनोवेशन हो, उसको लेकर आप अभी जैसे हाल ही में 1-2 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से जो इंजीनियर्स पास होकर निकलते हैं, इनका एक एम्प्लॉयबिलिटी होता है कि ये एम्प्लॉयबल होते हैं कि नहीं, इसका इट इज़ नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो अभी ये चाहते हैं कि हम इसको कहते हैं, दीज पीपल व्हेन दे कम आउट, दिस चिल्ड्रन व्हेन दे कम आउट फ्रॉम द कॉलेजेस, दे शुड बी इंडस्ट्री रेडी। उसके लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इज ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विच कैन सपोर्ट दैट एक्टिविटी। और एक स्किलिंग करना है इन सबको कि इंडस्ट्री क्या चाहता है, उसका वो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए लोगों का। तो एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी है, जिसके अंतर्गत एरोस्पेस सेक्टर में HL ने एक खोला हुआ है, इसका एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के अंदर तो एक स्किल काउंसिल खोला हुआ है। तो इससे हम लोग ये चाहते हैं कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज या ITIs या डिप्लोमास, इन लोग जब पास आउट होंगे तो ये स्किल डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेशन साथ इसके साथ हो जाए, ताकि ये जैसे बाहर निकलते हैं तो सीधा इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल हो जाए।
तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, वी एक्सपेक्ट दैट हमारे यहाँ पे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली अप्लाइड रिसर्च में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो ताकि हमारे खुद के मेक इन इंडिया में अपने खुद के प्रोडक्ट का मेक इन इंडिया हो। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को शीतकालीन अवकाश में होने वाले आवासीय शिविर के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संघ के जिलाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि 25 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान आवासीय शिविर शुरू किया जा रहा है। ऐसे में कड़कड़ाती ठंड में शिक्षकों को इस शिविर में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि यह काम वर्किंग समय में भी करवाया जा सकता है। चौहान ने बताया कि गर्मियों में भी शिविर के दौरान एक शिक्षक की मौत हो गई थी। अब इस हाड़ कंपकपाती ठंड में यह शिविर लगाया जा रहा है। धरने में आई महिला शिक्षकों ने भी इसे पीड़ा ही बताया। हमारी जो आवासीय शिक्षण है उसे बंद किया जाए, क्योंकि इसमें हम इतने परेशान होते हैं कि सिर्फ एक अंगूठा लगा कर निकल जा रहे। करोड़ों का सरकार खर्चा करती है शिक्षक के लिए, पर शिक्षक वहाँ मौजूद नहीं होता और घर परिवार लेके बैठे हैं। इतनी सर्दी में हम कैसे वहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। सरकार वहाँ से करोड़ों रुपए भेजती है, जबकि यहाँ आते आते सारा खत्म हो जाता है। इसका कोई औचित्य नहीं। कृपया करके ये आवासीय शिक्षण बंद किया जाए और इन्हें कार्य दिवस में चालू किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम है प्रियंका कलाल। मैं हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय किला कोटड़ा स्कूल से, जहाँ हम डेली जाते हैं आते हैं। हम इतना परेशान होते हैं कि हमारी आवासीय शिक्षण बंद किया जाता है। शीतकालीन छुट्टियों के लिए घर परिवार बच्चों को भी तो टाइम देना पड़ता है हमें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शिक्षकों का हो रहा है। उसके दरमियान उदयपुर जिले के लगभग 28 और पूरे राजस्थान में 60,000 शिक्षकों की आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उसी का हम विरोध करने के लिए आए हैं। पूर्व में जो शीतकालीन अवकाश हो रहे हैं उसके अंदर कई जगह माइनस डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और आवासीय ट्रेनिंग जो गर्मियों में हुई थी उस दरमियान एक धौलपुर के अंदर शिक्षिका की डेथ हो गई थी और उदयपुर जिले में एक साल पूर्व खैरवाला ब्लॉक में भी एक शिक्षक की गर्मी के कारण डेथ हो गई थी। तो हमारा कहना है, जब आप गर्मियों में व्यवस्था नहीं कर पाए तो सर्दियों में माइनस डिग्री में कैसे करेंगे? इसी बात को लेकर और लाखों रुपए का जो खर्चा कर रहे हो वही ट्रेनिंग आपकी वर्किंग डे में और डाइट के माध्यम से कराई जा सकती है, क्योंकि डाइट और SIRT में करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। इसके अलावा जो महिला शिक्षिका है आवासीय ट्रेनिंग ब्लॉक स्तर पे कराई जा रही है, उसके अंदर सुविधाएं नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और सर्दी इतनी भीषण पड़ रही है, सर्दी की छुट्टियां की जा रही है और अधिकारी लोग कमरों में बैठकर हीटर तापते हैं। और इस दरमियान अगर आवासीय शिविर का कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रमुख मांग है कि आवासीय शिविर को स्थगित नहीं किया जाता है और वर्किंग डे नहीं कराया जाता है 10 से 5, तो आने वाले समय में इसका हम बहिष्कार करेंगे और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। अब कोई भी व्यापारी बिल पर यह नहीं लिख सकता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, साथ ही खरीद पर बिल भी देना जरूरी होगा। समोर बाग में संचालित तिब्बतियन मार्केट संघ के व्यापारियों ने ऊनी वस्त्रों पर टैग लगा रखे हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और किसी भी बिक्री पर बिल भी नहीं दिए जाते हैं, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ताओं के साथ गलत व्यवहार है। ऐसे में संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी गीतेश श्री मालविया ने इन्हें नोटिस थमाया कि वे तुरंत ये टैग हटा दें और हर खरीद पर ग्राहकों को बिल दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जवाब देने को भी कहा गया। इसके अलावा भी जो भी व्यापारी ऐसा कर रहे हैं तो ग्राहक उपभोक्ता कोर्ट की शरण ले सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी समोर बाग में चल रहे तिब्बतियन मार्केट में ऊनी वस्त्रों पर टैग लटके हुए थे और ग्राहकों को बिल भी नहीं दिया जा रहा था। अभी पता चला कि उदयपुर के अंदर तिब्बतियन मार्केट है, वहाँ पर ऊनी वस्त्र विक्रय किए जा रहे हैं। उन पर कुछ ऐसे टैग लगे थे जिन पर लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। चूंकि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने 1999 में एक आदेश पारित कर ऐसे वाक्य हटाने के सभी व्यापारियों को निर्देश दिए और कुछ उपभोक्ता अदालतों ने भी ऐसे निर्णय दिए कि इस प्रकार के वाक्य नहीं लिखे जा सकते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंदर भी इस प्रकार का प्रावधान है। इसलिए कोई भी व्यापारी अपने बिल के अंदर या कोई भी टैग के अंदर यह नहीं लिख सकता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। तो इसी प्रकार का एक नोटिस भी तिब्बतियन मार्केट के व्यापारियों को उनके अध्यक्ष के जरिए दिया गया है और उनसे जवाब भी मांगा गया है। ये सभी लोगों पर लागू होता है, जितने भी व्यापारी है। कोई भी अपने कैश मीमो पर इस प्रकार का वाक्य नहीं लिख सकता है। यदि कोई लिखता है और अपने जो भी वस्तु उसने विक्रय की उसको वापस लेने से मना करता है
तो उपभोक्ता अदालत के अंदर कोई भी व्यक्ति दावा पेश कर सकता है, वहां से उसको परितोष मिलेगा। तो अगर भविष्य में और भी कोई मामला सामने आएगा तो उसको भी इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हम कार्रवाई करेंगे। शहर के टाउन हॉल में चल रहे संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी मेला चरम पर चढ़ने लगा है। शुक्रवार को तीसरे दिन मेले में शहरवासियों की खासी भीड़ नजर आई। खादी मेले का शहरवासियों को साल भर इंतजार रहता है। इस मेले में कई जिलों के व्यापारी आते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें लगाते हैं। खासकर खादी के कपड़ों की बिक्री ज्यादा होती है। इस मेले में खादी के अलावा घरेलू सामान, साज सजावट की सामग्री, श्रृंगार के आइटम्स, खाने पीने की चीजें की दुकानें लगी हैं, जहां आने वाले लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में अब तक 2 दिन में करीब 12 लाख की बिक्री हो चुकी है। ये बिक्री हर वर्ष 1 करोड़ से भी ऊपर जाती है। यही नहीं, लोगों की डिमांड पर 2-3 दिन का समय भी बढ़ाया जाता है। ये हमारा संभाग स्तरीय खादी ग्रामोद्योग मेला जो लगाया गया है वो 19 तारीख से 31 दिसंबर तक चलेगा। यदि संभावना हुई तो 2-3 दिन बढ़ने के आसार है, लेकिन हम तभी पुष्टि कर सकते हैं जब तक आदेश आगे से नहीं आए। इस खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों से हमारी खादी ग्रामोद्योग से वित्त पोषित संस्थाएं अपने उत्पाद में सूती, खादी, पोली वस्त्र और रेडीमेड तैयार वस्त्र भी लेकर के इस प्रदर्शनी में भाग लिया है। इनमें विभिन्न जिलों से 18 संस्थाओं ने भाग लिया है। इनको लगभग 39 दुकानें आवंटन की गई है। इसी के साथ ही इस प्रदर्शनी में ग्रामोद्योग उत्पाद भी विभिन्न जिलों से आए हैं, जैसे कोटा, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों से। ग्रामोद्योग में विशेषकर आचार, मुरब्बा, तिलपट्टी, गजक, लेदर शूज एवं विभिन्न फाइनेंस जिस उत्पाद के लिया हुआ है और उनके उत्पाद लेकर के इस प्रदर्शनी में भाग लिया गया है। आज के इस युग में विशेषकर खादी पर जनता का ज़्यादा ही रुचि रहती है। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार की तरफ से इनको मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता रहा है। 2 दिन में करीबन 12 लाख तक की बिक्री हो चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर मामले में सभी 22 आरोपी हुए बरी। भाई रुबाबुद्दीन हाईकोर्ट में कर सकता है अपील। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल प्रबंधन को आखिरकार झुकना ही पड़ा। बच्चों और परिजनों के हंगामे के बाद निकाले गए प्रिंसिपल को वापस बुलाया। सगी मामी की हत्यारन भांजी को आजीवन कारावास। पैसा नहीं देने पर ईयरफोन के तार से गला घोट कर दी थी हत्या। और भिंडर के सेवा भावी कंपाउंडर चौबीसा की निःशुल्क चिकित्सा सेवा ने बनाई अलग ही पहचान। जहां जाते हैं वहां नशा मुक्ति और कन्या भ्रूण के खिलाफ भरवाते हैं संकल्प पत्र। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।